बच्चों नमस्ते। सभी को नमस्कार। बताइए, कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के? क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? बताइए, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? अंबा दास हेलो। खुशी त्यागी हेलो, नमस्कार जी। भारती गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। किरण यादव गुड इवनिंग, कविता गुड इवनिंग। चलिए, आवाज़ वगैरह बताइए तो सब ठीक है? आवाज़ और विजुअल बताइए, एकदम ठीक है क्या? सभी को नमस्ते नमस्ते। मैं अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। वॉइस आ जाएगी किरण भाई, अभी आवाज़ आ जाएगी 1 मिनट में। हाँ, मैं अच्छा हूँ। चलिए, आइए। मैं समझता हूँ कि आप लोग ठीक तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और धीरे 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 केमिस्ट्री आपकी ठीक चल रही होगी। धीरे धीरे आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। मैं अच्छा हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। एकदम बढ़िया हूँ। चलिए, चलो तो आपको आज एक नई जर्नी में लेके चलते हैं। और वो जर्नी आप समझेंगे कि आपको इतना तंग क्यों किया गया, इतनी भारी केमिस्ट्री आपको क्यों पढ़ाई गई। तो चलते हैं आगे, एक बार देखते हैं, आइए। तो आज जो हम पढ़ रहे होंगे, हेडिंग डालेंगे आवर्त सारणी के प्रमुख तत्व। आवर्त सारणी के प्रमुख तत्व। और यहीं से पढ़ते पढ़ते आपका रास्ता बन जाएगा। जो है आपके क्या कहते हैं, मेटल और नॉन मेटल का रास्ता यहीं से तैयार हो जाएगा। ठीक है, बस अभी ज़्यादा दिन केमिस्ट्री नहीं चलेगी बच्चे। अब आप अंतिम चरण में आ गए हैं केमिस्ट्री के। इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। चलो शुरू करते हैं। अब सुनिए ध्यान से, अब चुप होके सुनिए ध्यान से। गोल्डन यादव कह रहे पूरा जाल लगा के समझा दो। हाँ भाई, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप सुनो ध्यान से, एकदम चुप होके सुनो। सुनो ध्यान से। जब मैं आपको पीछे पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया, मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि सर ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और फिर एक ये, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस ग्रुप को हम, ये जो हमारा ग्रुप होता है इसे हम एस ब्लॉक कहते हैं। एस ब्लॉक कहते हैं। और इस एस ब्लॉक में, सुनो ध्यान से, चुपचाप होके सुनो अब। इसे 1A कहते हैं और इसे सेकंड ए कहते हैं। ठीक है सर, ये जो 1A हुआ, ये जो 1A हुआ, 1A जो हुआ, इस 1A को कहा जाता है बेस एलिमेंट ग्रुप। बेस एलिमेंट ग्रुप कहा जाता है इसे। क्षार तत्व वर्ग कहा जाता है इसे। क्षार तत्व
वर्ग कहा जाता है। एक बात तो ये हुई, ठीक है। दूसरी बात आप आए सेकंड डे पर। इसे कहा जाता है बेस अर्थ एलिमेंट ग्रुप। बेस अर्थ एलिमेंट ग्रुप, इसे क्या बोलते हैं? क्षार मृदा तत्व समूह। क्षार मृदा तत्व वर्ग या तत्व समूह कहा जाता है। तो सवाल नंबर एक बना, कि 1A ग्रुप का नाम क्या है और सेकंड ए ग्रुप का क्या नाम है। तो एक को बेस एलिमेंट ग्रुप कहते हैं क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो नेचर बेस प्रकृति का होता है। बेस और एसिड आगे जाके और समझोगे। और इसको हम लोग बेस अर्थ एलिमेंट कहते हैं। बेस अर्थ एलिमेंट इसलिए कहते हैं, बेस अर्थ एलिमेंट कहने के पीछे का कारण यह है क्योंकि ये पृथ्वी पर, अर्थ पर मिट्टी में पाए जाते हैं। अर्थ पर मिट्टी में पाए जाते हैं, इस वजह से हम इसे बेस अर्थ एलिमेंट कहते हैं। चलिए एक बार देखें तो, अब देखें हमने वो क्यों पढ़वा रहे थे आपको कहा था हलीना की रब से फरियाद। हलीना की रब से फरियाद, इसको मैं पढ़ाऊंगा पहले, फिर मैंने कहा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। चलिए तो हम पहले हाइड्रोजन पर चलते हैं। हम सबसे पहले हाइड्रोजन पर चलते हैं। हाइड्रोजन पर आइए, तो पहला तत्व लेंगे हाइड्रोजन। अगर कोई पूछे, ध्यान से सुनते चलिएगा, चुप होकर ध्यान से सुनिए। चलिए, बकवास करने की जरूरत नहीं, एकदम ध्यान से सुने। अगर कोई पूछे पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला तत्व कौन सा है, पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला तत्व कौन सा है, तो लिखते चलेंगे, मैं बोलते चलूंगा। तो पहला, आवर्त सारणी का, हाइड्रोजन के बारे में लिखना शुरू कर रहे हैं। आवर्त सारणी का पहला तत्व, आवर्त सारणी का पहला तत्व, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी का पहला तत्व, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, पहला। एक बात हुआ, एक बात। दूसरी बात, सबसे हल्का तत्व भी किसे कहते हैं? सबसे हल्का तत्व, लाइटेस्ट एलिमेंट। सबसे हल्का तत्व भी किसे कहेंगे? हाइड्रोजन को कहेंगे। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन को ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो 1H1 है, सब बच्चे जानते हैं। इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं, इसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो इसका जो मास नंबर है बहुत कम है, इसकी द्रव्यमान संख्या बहुत कम है, और मास नंबर कम होने की वजह से सबसे हल्का तत्व होता है, सबसे हल्का तत्व होता है। एक बात हुई। दूसरी बात, सर इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, इससे भविष्य का ईंधन कहते हैं, भविष्य का ईंधन। इसे फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे फ्यूचर फ्यूल बोला जाता है। फ्यूचर फ्यूल क्यों बोला जाता है इसे? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि हमारे पास पृथ्वी पर 75% पानी है, हमारे पास पृथ्वी पर 75% पानी है, और अगर हम इस पानी को तोड़ देते हैं, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं, इसे तोड़ देते हैं,
तो अगर पानी को किसी तरीके से तोड़ दिया जाए, इसका विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया जाए, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो होगी ये हमें ईंधन के रूप में काम करेगी। ये हाइड्रोजन ईंधन के रूप में काम करेगी। और हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन से चलने वाली कार, हाइड्रोजन से चलने वाली कार, मार्केट में चलने वाली कारों का बोलबाला धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा आने वाले समय में। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास पानी बड़ी मात्रा में है। अगर हम पानी से किसी तरीके से हाइड्रोजन को अलग कर लें तो हमारे पास यह भविष्य का ईंधन बन जाएगा। एक बात। दूसरी बात, ध्यान से सुनते चलिएगा। दूसरी बात, इसे सर्वोत्तम ईंधन भी कहते हैं। इसे सर्वोत्तम ईंधन भी कहा जाता है। सर्वोत्तम ईंधन कहा जाता है, सर्वोत्तम एवं आदर्श ईंधन। इसे सर्वोत्तम एवं आदर्श ईंधन भी कहते हैं। सर्वोत्तम और आदर्श ईंधन भी कहते हैं। सर्वोत्तम और आदर्श ईंधन कहने के पीछे का कारण क्या है? बेस्ट एंड आइडियल फ्यूल कहा जाता है। बेस्ट एंड आइडियल फ्यूल कहा जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जब हाइड्रोजन को हम जलाते हैं, तो हाइड्रोजन जलने के बाद पोल्यूशन कम करता है। हाइड्रोजन जलने के बाद पोल्यूशन कम करता है। जलने के बाद पोल्यूशन कम करता है, इसलिए इसे हम सर्वोत्तम ईंधन कह रहे हैं। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाओं को एक तरीके से उनसे निपटने के लिए हमें किसी ऐसे ईंधन की जरूरत होगी जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ना करता हो। और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन ना करने की जो क्षमता है वो हाइड्रोजन की बहुत कम है। इसलिए इसे बेस्ट और आइडियल फ्यूल कहा जा रहा है। किसे? हाइड्रोजन को बेस्ट और आइडियल फ्यूल कहा जा रहा है। कोई दिक्कत आएगी तो मेरे को बताइएगा। फिर यहां से आगे चले तो ये सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा तत्व है। ब्रह्मांड में पाया जाने वाला ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पाया जाने वाला तत्व है कौन सा? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला फाउंड ग्रेटेस्ट क्वांटिटी या लार्जेस्ट क्वांटिटी इन यूनिवर्स। कई बार पेपर में पूछा गया है 75% से भी अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? वो आपका हाइड्रोजन है। और इसके बाद कौन सा तत्व पाया जाता है? इसके बाद पाया जाने वाला तत्व सेकंड नंबर पर जो पाया जाता है वो हीलियम है। सेकंड नंबर पर जो तत्व पाया जाता है वो हीलियम है। ठीक है, क्या मेरी बात आप ये समझ पा रहे हैं कि मैं आपको आवर्त सारणी क्यों पढ़ा रहा था? उसके पीछे का कारण आप समझे कि मैं आपको पीरियोडिक टेबल क्यों पढ़ा रहा था? यहां तक आप समझे? अरे बेटा रोशनी, वायुमंडल 78% हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। ये सिर्फ हमारे घर की बात हो रही है। पूरा ब्रह्मांड कह रहा हूं, सूरज हो, चांद हो, तारे हो, मंगल हो, शनि हो, शुक्र हो, सबकी बात कह रहा हूं रोशनी बेटा। मेरे बच्चे, एक बात हो गई। चलिए ये बात हो गई। यहां से आगे चले। अगला, तारों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, सर्वाधिक मात्रा में
पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन है। तो पाया जाने वाला तत्व फाउंड इन स्टार्स इन लार्जेस्ट क्वांटिटी। और क्योंकि तारों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, तो सूर्य भी एक तारा है। सूर्य में 71% हाइड्रोजन पाया जाता है। सन में 71% हाइड्रोजन पाया जाता है। आगे चलें। अगली बात, एकमात्र तत्व जिसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। एकमात्र तत्व जिसमें न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है। एकमात्र ऐसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है। ओनली एलिमेंट इन विच न्यूट्रॉन इज एब्सेंट, जिसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में 9वें नंबर पर है। पाए जाने वाले तत्वों में 9वें नंबर पर। नाइन्थ रैंक इन एलिमेंट्स फाउंड इन अर्थ। तो पेपर पूछेगा पहले नंबर पे बताओ ना भैया कौन सा है। पेपर पूछेगा पहले नंबर पे बताओ ना दीदी कौन सा है। तो कहेंगे पहले नंबर पर ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा 46.6% होती है। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन, जिसकी मात्रा 27% के लगभग होती है। तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम, जिसकी मात्रा 8.1% के आसपास होती है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। यहां तक लिखे। 9th नंबर पे हाइड्रोजन है भाई। सब सारी बातें तो हाइड्रोजन के बारे में लिख रहा हूं। 9th नंबर पर हाइड्रोजन है। 9th नंबर पर हाइड्रोजन है। चलिए, इसकी खोज वैज्ञानिक कैवेंडिस ने, सबकी नहीं पढ़नी है खोज, पहला है इसलिए पढ़ लेते हैं। वैज्ञानिक कैवेंडिस ने 1776 में की। वैज्ञानिक कैवेंडिस ने 1776 में की। बच्चों लिख रहे हो क्या? मेरे को कुछ पता नहीं लग रहा है।
डिस्कवर्ड बाय कैवेंडिश इन 1776। 1776। भाई लिख रहे हो, पढ़ रहे हो कि नहीं? हेनरी कैवेंडिश, हाँ। ठीक है ठीक है। सत्यम भाई कह रहे मैंने लिख रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई, जो लिखे वो ठीक, जो ना लिखे वो ठीक। अगली बात आती है, इसके 3 समस्थानिक हैं। पेपर पूछेगा हाइड्रोजन के इनके 3 समस्थानिक। कोई बच्चा ऐसा है जो पूछे, जो ये बताए कि इसके समस्थानिक किसे कहते हैं? जो जिसको ये ना पता हो कि समस्थानिक किसे कहते हैं। तीन समस्थानिक कहते हैं। पहला, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्रिटियम। ट्रिटियम। जो प्रोटियम है, जो प्रोटियम होता है, जो प्रोटियम होता है, क्योंकि ये 1H1 होता है, 1H1 होता है, तो इसका द्रव्यमान कम है। ये 1H2 होता है, ये 1H3 होता है। तो क्योंकि इसका मास कम है, इसलिए इसे हल्का हाइड्रोजन कहते हैं। इसलिए इसे, पेपर पूछेगा हल्का हाइड्रोजन किसे बोलते हैं? लाइट हाइड्रोजन। पेपर वाले अंकल पूछेंगे हल्का हाइड्रोजन किसे कहते हैं? ठीक है सर, इसके पास द्रव्यमान ज्यादा है, इसे भारी हाइड्रोजन कहते हैं। भारी हाइड्रोजन कहते हैं। और जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, ऑक्सीजन के सब ये क्रिया करेगा, तो ये बनेगा D2O। ये बनेगा D2O। D2O। बच्चे सुनो ध्यान से, ड्यूटेरियम, सत्यम वर्मा, बेटा सुनो तो मेरे भाई। हो सकता तुम मेरे से बड़े हो, बेटा कहना ठीक नहीं, लेकिन आ, या बराबर के जो भी हो, जब ये इस ड्यूटेरियम को तो हमने भारी हाइड्रोजन कहा, लेकिन जैसे ही ड्यूटेरियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो इसे भारी जल कहेंगे। फिर तो इसे भारी जल कहेंगे, तो इसे कहेंगे हैवी वाटर। तो इसे हैवी वाटर कहेंगे। और ये जो है आपका ट्रिटियम जो है, ट्रिटियम जो है, ये एकमात्र ऐसा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव है। एकमात्र ऐसा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव है, ये टी है, टी, भारी जल से क्रिया करेगा। तो एकमात्र रेडियो एक्टिव समस्थानिक, ओनली रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव समस्थानिक, ओनली रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये बात हो गई समस्थानिक की। समस्थानिक की ये बात हो गई। यहां से आगे चलेंगे, यहां से आगे चलेंगे। इसका प्रयोग रॉकेट ईंधनों में भी किया जाता है।
रॉकेट ईंधन में किया जाता है। यूज इन रॉकेट फ्यूल, रॉकेट ईंधन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग वेल्डिंग में भी किया जाता है। तो ऑल्सो यूज इन वेल्डिंग, वेल्डिंग में भी किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, और इसका प्रयोग वनस्पति तेल को, डालडा वगैरह आता है ना, वनस्पति घी बनाने में भी करते हैं। घी बनाने में भी करते हैं। ये जो आपका डालडा वगैरह आता है, डालडा वगैरह आता है, तो इसका प्रयोग हम डालडा वगैरह का वनस्पति घी बना, मतलब जो तेल है ना, ये तेल तो मानेंगे सरसों का तेल, वनस्पति तेल होता है जो किसी पौधे से आया हो, तो सरसों का तेल, तिल का तेल आया। ठीक है, और फिर यहां से वनस्पति घी बनाया, तो वेजिटेरियन जो घी बनेगा वो बन जाएगा, जैसे आपका डालडा बन जाता है। अर्चना कह रही है कि नहीं, सबके इतने ज्यादा नहीं होंगे। अर्चना कह रही है सर टेबल बनाना कब सिखाओगे? जब टेबल बनाना सिखाता हूं तो तुम सिर पे नाचते हो। सिखा चुका हूं जितना सिखाते थे, और कितना सिखाएंगे। जब टेबल बनाना सिखाता हूं तो नाचते हो फिर तुम जो है। ऑल्सो यूज इन मेकिंग वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स इसके बनाने में करते हैं। दिवाली के रॉकेट में हाइड्रोजन नहीं होता। दिवाली के रॉकेट में हाइड्रोजन नहीं होता। चलिए ठीक है, एक बात हुई। चलिए, ये हाइड्रोजन के बारे में इतनी बातें इसलिए बताई, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए सवाल थे, तो हमने आवर्त सारणी के कुछ प्रमुख तत्व लिए, जिनमें से पहला हमने हाइड्रोजन लिया। तो हाइड्रोजन की पहली खास बात ये हुई, हाइड्रोजन की पहली खास बात ये हुई कि ये बेस एलिमेंट इसको कहते हैं, या इसको क्षार तत्व वर्ग में बनता है, एक बात। दूसरी बात क्या होता है कि हाइड्रोजन को हमने देखा पहला तत्व है, हल्का है, भविष्य का ईंधन है, ब्रह्मांड में पाया जाता है, तारों में पाया जाता है, पृथ्वी पर ऐसे ऐसे पाया गया, खोज किसने की, समस्थानिक कितने हुए, और भाई ये किसने प्रयोग किया वेल्डिंग में, इसका एक बात हो गई। ठीक है, फिर यहां से आगे चलेंगे, आगे चलते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा देखिए कौन सा है, ये देखिए लिथियम। तो ये पहला, फिर इस वर्ग में देखेंगे ना तो उधर तो दूसरा चला जाएगा, फिर ये तीसरा आएगा आपका, यहां पर ये तीसरा है, और इस वर्ग में ये दूसरा है। तो चलिए लिथियम को लेते हैं, बहुत सुन रखा आपने लिथियम के बारे में। तो दूसरा लेते हैं, लिथियम है। लिथियम है। लिथियम के बारे में क्या क्या खास बातें हैं? पहली बात, पहली बात, इसका घनत्व कम होता है, डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम होती है। जबकि अगर आप देखेंगे, जबकि अगर आप देखेंगे तो जो धातु होते हैं ना, जो मेटल होते हैं, मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती है, मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती है। लेकिन घनत्व लिथियम में एक ये आ रहा है कि इसकी डेंसिटी धातु होने के बावजूद कम है। एक बात यह है, क्योंकि डेंसिटी कम है, पानी से भी कम डेंसिटी है,
तो पानी पर तैर सकता है, पानी पर तैर सकता है। पानी पर तैर सकता है, पानी पर तैर सकता है। और क्योंकि ये पानी पर तैर सकता है तो अभिक्रियाशील है और पानी में भी आग लगा देता है। क्योंकि ये अभिक्रियाशील है और पानी में भी आग लगा देता है, पानी पर तैर सकता है, अधिक अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील है। मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। गलनांक कम है, गलनांक कम है तथा मुलायम भी है, मुलायम भी। तो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लो एंड ऑल्सो मुलायम को यहां सॉफ्ट की जगह क्या कहें, ऑल्सो, एक अभी याद कोई लिख देंगे इसकी जगह। क्योंकि सॉफ्ट है इसलिए चाकू से काट सकते हैं, सुना है ना, चाकू से काट सकते हैं। सॉफ्ट है इसलिए चाकू से काट सकते हैं। डिस्पाइट बीइंग मेटल कैन बी कट नाइफ। एक तरफ तो आप कहते हैं लोहा, एक तरफ तो आपने कहा लोहा, और दूसरी तरफ आपने कहा सर ये इतना मुलायम है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है, इतना मुलायम है। इसका प्रयोग, प्रयोग बैटरियों में, बैटरियों में करते हैं। इसकी बैटरी, जो आपके फोन की बैटरी है या आजकल कार की बैटरी आ रही है, फोन या कार की बैटरी में सब पीछे बता रखा है, सब पीछे बता रखा है कि डेंसिटी क्या होता है, पीछे बता रखा है रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। अब मेरी क्या गलती है बताइए अगर आप नहीं रिवीजन करते हैं तो। यूज इन रिचार्जेबल बैटरीज, यूज इन रिचार्जेबल बैटरीज। और कई जगहों पर मानसिक रोग की दवा बनाने में, मानसिक रोग की दवा बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो क्या कहेंगे, मानसिक रोग को कहते हैं डिप्रेशन, मेडिसिन में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। अब आपके पेपर में क्या आएगा, आपके पेपर में आएगा ये बता दो ऐसी कौन सी धातु है, कई सारी धातु ऐसी है जिन्हें चाकू से काट सकते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काट सकते हैं और अगर उसमें लिथियम मिले तो मिलेगा ये आपका। किसी बच्चे ने पूछा घनत्व क्या होता है, सुनो ऐसा ना हो आपको नींद ना आए बच्चे। घनत्व का मतलब होता है कि किसी भी, कोई आयतन है, कोई क्षेत्र है, क्षेत्र है,
उस क्षेत्र के भीतर जितने कण आते हैं, उस क्षेत्र के भीतर कितने कण अगर कण ज्यादा आ गए तो उसकी डेंसिटी ज्यादा आ जाएगी। अगर कण ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा है, और अगर कण उसके भीतर कम है तो डेंसिटी कम है। जैसे लोहे की डेंसिटी ज्यादा है, लोहे की डेंसिटी ज्यादा है, और प्लास्टिक की डेंसिटी कम है, लकड़ी की डेंसिटी कम है। इस तरीके से आपको देखना होगा। लिथियम से आगे चलेंगे। ये सारी बातें लिथियम के बारे में हुई। तो यहां से आगे देखा, फिर हम आएंगे सोडियम पर। सोडियम बहुत खास है, बहुत ज्यादा खास है, पेपर के लिहाज से भी और भारत के लिहाज से भी बहुत खास है। तो फिर हम आते हैं नेक्स्ट, तीसरा ले रहे हैं सोडियम Na। ध्यान से सुनिएगा, सोडियम भी ऐसा था। अरे भैया रवीन भाई, सोडियम भी कटता है, पोटेशियम भी कटता है, लिथियम भी कटता है, गैलियम भी कटता है। वही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि पेपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा तो तुम जो है भटक जाओगे। ठीक है, चिंता ना करो। हाँ, मेंटल इलनेस बोल सकते हैं। तो सोडियम, सोडियम की खास बातें लिखेंगे। पहली बात कि घनत्व कम होता है, डेंसिटी कम होती है, एक बात। दूसरी बात, डेंसिटी कम होती है, और दूसरी बात गलनांक भी कम होता है। गलनांक भी कम, मेल्टिंग मतलब कम गलनांक पे पिघल जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। तीसरी बात, तीसरी बात, ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील मतलब ज्यादा रिएक्शन करने वाला, जो बहुत तेजी से जिस हीट पकड़ ले, ऐसा होता है ज्वलनशील। और अभिक्रियाशील, मोर रिएक्टिव। और कोई शब्द अभी याद आएगा तो लिखूंगा। और ज्वलनशील के साथ साथ सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, मुलायम होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। तो चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। मतलब धातु है बच्चों, धातु है, और धातु होने के बावजूद आप चाकू से काट रहे हैं, ये बड़ी बात हो जाती है ना। मुलायम है तो चाकू से काट सकते हैं। अच्छा, जब हम ये कहते हैं ना कि ये जो है हाईली इनफ्लेमेबल, बहुत बढ़िया, इनफ्लेमेबल, हाईली इनफ्लेमेबल होता है। ठीक है, जब हम ये बात कहते हैं कि सोडियम है और बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, ध्यान से सुनो एक बात, जब हम ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो अभिक्रियाशील का मतलब होता है कि दूसरे एलिमेंट के साथ तुरंत रिएक्शन करता है। अगर कोई चीज दूसरे एलिमेंट के साथ तुरंत रिएक्शन करे, तुरंत रिएक्शन करे, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि वो स्वतंत्र अवस्था में अकेला नहीं मिलेगा कभी भी। कुछ लोगों की ये टेंडेंसी होती है, कुछ लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा किसी ना किसी के गले में हाथ डाल के तुम्हें मिलेंगे, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, कहीं भी कभी भी अकेले नहीं मिलेंगे। यदि अकेले नहीं मिलेंगे तो उस व्यक्ति का गुण है वो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, किसी ना किसी व्यक्ति के साथ मिलेगा। ऐसे ही जब किसी आप एलिमेंट को देखोगे और मैं ये बोलूं कि एलिमेंट में जो है बहुत ज्यादा अभिक्रियाशीलता होती है, तो अभिक्रियाशीलता का मतलब है कि वो दूसरे को तुरंत छेड़ देगा, हाथ लगते ही छेड़ देगा और तुरंत उसके साथ रिएक्शन करेगा। और पानी के साथ तो ये तुरंत जल जाता है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। उच्च अभिक्रियाशीलता के कारण, उच्च अभिक्रियाशीलता के कारण, उच्च अभिक्रियाशीलता के कारण इसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। केरोसिन तेल में पूछा जाएगा, केरोसिन तेल में किसे डुबाकर रखोगे? केरोसिन तेल में
डुबो कर रखते हैं। तो तुमसे सवाल क्या पूछेगा पता है? इनमें से कौन सा तत्व ऐसा है, कौन सा तत्व ऐसा है जिसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखेंगे? ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, इट इन केरोसिन, केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। ठीक है, केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। अब अगली पेज पर चलेंगे। यहां तक लिख लिया तो अगले पेज पर चलें। क्योंकि आप ही ने कहा ये ज्यादा अभिक्रियाशीलता करेगा तो किसी ना किसी के साथ पाएगा। किसी, इसे भी केरोसिन में डाल सकते हैं सुमित भाई, लेकिन इसको लिखें तो क्या लिखेंगे? प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में न मिलकर यौगिक के रूप में मिलता है। यौगिक के रूप में मिलता है, रूप में मिलता है। यौगिक मतलब किसी न किसी के साथ रिएक्शन करके मिलता है, किसी न किसी के साथ रिएक्शन करके मिलता है। तो हम कहेंगे प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता, नॉट फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, it also found in compound state, always found। केरोसिन तेल में डुबाकर इसलिए रखते हैं उसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। लिखें पहला NaCl, तो यहां लिखेंगे सोडियम के नाभिक, सोडियम के यौगिक, सोडियम के यौगिक। यहां लिखेंगे सोडियम के गलनांक, जिस पर कोई चीज गल जाती है, मेल्ट हो जाती है, सोडियम के यौगिक। कंपाउंड्स ऑफ, अब यहां से एक सवाल बनेगा भाई, दरअसल इसको हम वैसे भी पढ़ सकते थे सीधा भी, वैसे भी सीधा भी पढ़ सकते थे, लेकिन इसको इसी लहजे में पढ़ना चाहिए। अगर ढंग से पढ़ना है तो इसको इसी लहजे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, पहला NaCl, NaCl, इसका नाम क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम ने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया की, सोडियम ने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया की और सब क्या बना? सोडियम क्लोराइड। और इसे ही टेबल सोल्ट कहते हैं, इसे ही साधारण नमक कहते हैं, या इसे टेबल सोल्ट कहते हैं। तो अगर पूछे हम जो नमक खाते हैं, घर में जो नमक यूज करते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है, तो टेबल सोल्ट है, NaCl है। ठीक है, अगला
एक बात। और जब मैं आपको पहली दूसरी क्लास ले रहा था, तब जब मैं तत्व पढ़ा रहा था, यौगिक पढ़ा रहा था, तो यौगिक के समय मैंने कंपाउंड के समय यह बताया था, दो या दो से ज्यादा तत्व एक निश्चित फिक्स प्रोपोर्शन में मिलकर, एक निश्चित अनुपात में मिलने के बाद, एक तीसरा तत्व बनाते हैं, एक नया तत्व बनाते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, अगला। जहां भी आपको ये मिल जाए ना OH, जहां भी आपको ये OH लिखा मिल जाए, तो वहीं आप ये बात कर देना ये हाइड्रोक्साइड है, वहीं हाइड्रोक्साइड है। जहां OH लिखा मिल जाए तो इसे क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बच्चा कह रहा है कि राइटिंग बहुत गंदी आ रही है। ठीक है भाई, और सुधारेंगे। इसे हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, इसे हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं। कास्टिक सोडा बोलते हैं। एक बार कास्टिक के लिए बताइए अंग्रेजी शब्द, मैं देख के बताता हूं। सोडियम क्लोराइड हुआ। और तीसरा एक शब्द होता है NaCO3, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, जिसे धावन सोडा बोलते हैं। Na2CO3 जो साबुन में प्रयोग करते हैं। लिखिए सोडियम। सर यूज कहां होता है? यूज कहां होता है पूछ रहे हैं। ये तो खाने का सोडा हुआ। कास्टिक सोडा की यूज करेंगे तो इससे डिटर्जेंट बनाते हैं, इससे डिटर्जेंट बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, इससे डिटर्जेंट बनाते हैं, साबुन बनाते हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये जो सोडियम कार्बोनेट है, जो कास्टिक सोडा ही बोल रहे हैं अंग्रेजी में, जो सोडियम कार्बोनेट है इसे धावन सोडा बोलते हैं, धोने का सोडा। इसे धावन सोडा बोलते हैं। और इसका जो प्रयोग है वो कपड़े धोने के साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, इनमें किया जाता है। ये जो डिटर्जेंट मतलब कास्टिक सोडा जो है ना, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। हाथ पे गिर जाएगा तो हाथ में फफोले पैदा कर देगा। हाथ में गिर जाएगा तो हाथ में फफोले पैदा कर देगा सोडियम। और तुम्हारे पेपर में जो पूछे जाने की गुंजाइश मुझे लगती है अपने आधार पे, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब हो जाएगा NaHCO3। हाँ, इसमें ये एक सेकंड, यहां पर जो है NaOH आएगा, क्योंकि ये, इसको थोड़ा बच्चों ठीक कर लेना। NaOH है, ये Na2CO3 है, फिर आया सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसको थोड़ा ठीक कर लेना भाई, इसको थोड़ा ठीक कर लेना। इसे कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी 2 दिन आपका यही चलेगा, जो जो इनके बारे में फैक्ट हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसे खाने का सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा। इसे खाने का सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। ये वही सोडियम बाइकार्बोनेट है
ये वही सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसका प्रयोग मम्मी भटूरे बनाने में करती है, जिसका प्रयोग सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग उनको मट्ठी वगैरह बनाते हैं उनको फुलाने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग जो होता है वो प्रयोग किया जाता है आपका बेकरी में, जहां बिस्किट फिलाने हैं, जहां पेस्ट्री को बड़ा करना है। जब जब हम बेकरी में इसका यूज करते हैं तो इससे इसको गर्म करते हैं जब, तो इसको गर्म करने पर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और जब आप पेस्ट्री को देखोगे तो पेस्ट्री के बीच में जगह जगह छेद होते हैं, तो वो जो छेद हुए ना पेस्ट्री में, केक में जो जगह जगह छेद हो गए, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से छेद होता है। उनमें से वो निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकलती है, जिसकी वजह से वो छेद और वो फ्लपी हो जाता है, वो एक तरीके का ऐसा हो जाता है, आपका मोटा मोटा सा देखने को मिलता है। ठीक है। और एक और है, आगे चलता हूं। ये बहुत काम की चीज है भाई, पेपर के लिए बहुत काम की चीज है। और एक है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट रसगुल्ला बनाने में प्रयोग करते हैं। इसे चिली साल्ट पीटर कहते हैं। जो बच्चे पहले दिन से नोट्स बना रहे हैं और थोड़ा सा धैर्य से पढ़ रहे होंगे, उनको बात ठीक ढंग से समझ में आ जाएगी। और जो थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है देखेंगे, सॉल्ट पीटर बोलते हैं। सॉल्ट पीटर का मतलब है एक तरीके से आपका जो गुफाओं से निकलने वाला नमक होता है। और तुम जानते होगे कि जब तुम ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ज्योग्राफी में साउथ अमेरिका है, और इस साउथ अमेरिका में ये जो जगह है ना, ये जो जगह है इसको चिली बोलते हैं। तो ये जो सोडियम नाइट्रेट है वो चिली से मिलता है, चिली से मिलता है, चिली से मिलता है। और सूत्र NaNO2 नहीं दिख रहा है क्या? इसका सूत्र है Na, ये चिली साल्ट पीटर बोलते हैं। और इसका प्रयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। उर्वरक, फर्टिलाइजर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम नाइट्रेट का। इसे चिली साल्ट पीटर कहते हैं, इसे चिली साल्ट पीटर कहते हैं। यहां तक की बात हुई क्लियर? हाँ हो गया है टाइम, हमें पता है, हमें पता है कि टाइम हो गया है। अगली बात एक और लिखना है बस, अगली एक बात लिखनी है। सोडियम का प्रयोग सोडियम लैंप में भी करते हैं। लाइट, एक अगर आप पार्क वगैरह में देखेंगे ना, पार्क वगैरह में सोडियम लैंप में भी करते हैं। तो अभी तो ये पहला वर्ग भी पूरा नहीं हुआ। हालांकि रोज इतना वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और कुछ ऐसा है कि जो आसानी से आपके समक्ष आ जाएगा। क्योंकि आवर्त सारणी के प्रमुख तत्व ये हम देख रहे हैं। तो हमने पहला ग्रुप देखा जिसे आपने बेस एलिमेंट ग्रुप कहा। दूसरे ग्रुप की जब आप कल बात करेंगे तो आप कहेंगे ये बेरिलियम वाला ग्रुप है। और यहाँ से ये आपने हाइड्रोजन की बात की, हाइड्रोजन को देखते आगे चलते रहे, हाइड्रोजन के बारे में कुछ खास बातें जानते चले गए। फिर हमने लिथियम की बात की, लिथियम से आगे बढ़े तो हमने सोडियम की बात की, सोडियम की बात की। और जैसे ही आगे बढ़े आ, को, जैसे ही आगे बढ़े तो हमने देखा कि ये सोडियम के यौगिक हैं।
इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये NaCl है। इनको किसको कास्टिक सोडा कहते हैं, किसको धोने का सोडा कहते हैं, किसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ये इसमें से ये जो है ना बच्चे, इसको कहीं हाईलाइट कर देना, इसको कोई हाईलाइट कर देना। और इसके बाद जब आगे चलेंगे तो ये सोडियम नाइट्रेट और इसके बाद सोडियम का प्रयोग। ठीक है, अभी आपकी केमिस्ट्री का ये मान के चलिए कि कोई बच्चा पूछ रहा है सर कितने दिन चलेगी, तो 2 दिन तो अभी इसी में लगेंगे पूरा ये बनाने में। 2 दिन लगेंगे आपके आपको धातु है, धातु में एक दिन लगेगा या मैक्सिमम 1.5 दिन लगेगा। उसके बाद अम्ल और क्षार में 1 या 1.5 क्लास लगेगी। और अम्ल क्षार पढ़ाने के बाद लगभग 80% क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर जो छोटा मोटा बचेगा वो आपको बता दिया जाएगा। मेरे हिसाब से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप इसको ठीक है ढंग से इसको तैयार कर लीजिए और फिर मिलते हैं कल की क्लास में। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खूब पढ़िए, ध्यान से मेहनत करिए। नमस्ते, थैंक यू।